एक माँ अपनी बेटी के कत्ल का इंसाफ मांगने के लिए पूरे शहर को चैलेंज कर देती है। 3 बिलबोर्ड से शुरू होती है ऐसी जंग जो सब कुछ बदल देती है। लेकिन जब सच सामने आता है तो बदला और इंसाफ के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है। क्या वो सच में इंसाफ पाएगी? कहानी की शुरुआत में मिसौरी के एक छोटे से शहर की एक सनसनी सड़क पर एक औरत अपनी गाड़ी चला रही है। वहां उसकी नज़र 3 पुराने और टूटे फूटे बिलबोर्ड, विज्ञापन बोर्ड, पर पड़ती है जो सालों से ऐसे ही वीराना पड़े थे। क्योंकि उस रास्ते से लोग बहुत कम गुजरते थे, इसलिए उन बोर्ड पर कोई विज्ञापन भी नहीं था। वो औरत, जिसका नाम मिलरेड हेस है, अपनी गाड़ी रोक देती है और काफी देर तक उन बोर्ड को घूमती रहती है। यही वो लम्हा था जब उसके दिमाग में एक ऐसा फैसला आता है जो पूरे शहर को हिलाकर रख देने वाला था। मिलरेड एक तलाकशुदा माँ है जिसके 2 बच्चे हैं और वो एबिंग के एक गिफ्ट शॉप में काम करती है। उसके इस गुस्से और दुख के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। ठीक 7 महीने पहले उसकी जवान बेटी एंजेला का बेरहमी से रेप किया गया और फिर उसे जिंदा जलाकर मार दिया गया। इतने खौफनाक जुर्म के खिलाफ वहां की लोकल पुलिस अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। केस बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था, जिसने मिलरेड के अंदर इंसाफ की एक आग भड़की हुई थी। पुलिस की नाकामी को सबके सामने लाने के लिए मिलरेड एक एडवर्टाइजिंग कंपनी के पास जाती है ताकि वो ड्रिंकवाटर रोड वाले उन 3 बिलबोर्ड को किराए पर ले सके। वहां उसकी मुलाकात रेड वेलबी नाम के एक नौजवान से होती है। रेड उसे बताता है कि उन बोर्ड्स का महीने का किराया $5000 होगा। मिलरेड तुरंत पैसे दे देती है और वो कंटेंट भी बता देती है जो उन बोर्ड्स पर लिखा जाना था। वो इस बात पर भी जोर देती है कि 1 साल तक ये बोर्ड्स किसी और को नहीं दिए जाएंगे। रेड इस एग्रीमेंट के लिए मान तो जाता है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि मिलरेड का ये कदम शहर में कितना बड़ा तूफान लाने वाला है। कहानी अब उन 3 बड़े बिलबोर्ड के इर्द गिर्द घूमती है जिन्हें मिलरेड हेस ने एक बहुत बड़े मकसद के लिए लगवाया था। इन बोर्ड पर लिखे अल्फाज पूरे शहर के लिए एक झटका थे। पहले बोर्ड पर लिखा था, मरते वक्त रेप किया गया। दूसरे पर, और अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। और तीसरे पर सीधा सवाल था, चीफ विलोबी कैसे हुए? मिलरेड ने यह कदम इसलिए उठाया ताकि वो पुलिस चीफ बिल विलोबी को उसकी लापरवाही का एहसास दिला सके और अपनी बेटी एंजेला के लिए इंसाफ मांग सके। वो विलोबी की रेप्यूटेशन खराब करने के लिए भी तैयार थी, बस उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। लेकिन शहर के लोगों का रिएक्शन मिलरेड की उम्मीद से बिल्कुल अलग निकला। लोग उसके साथ खड़े होने के बजाय उसके खिलाफ होने लगे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि पूरे शहर को मालूम था कि चीफ विलोबी को पैंक्रियाटिक कैंसर है और वो अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रहा है। लोगों को लगा कि मिलरेड एक ऐसे शख्स पर हमला कर रही है जो मौत के करीब है, और इस वजह से मिलरेड को नफरत का सामना करना पड़ा। मिलरेड और विलोबी के बीच एक बहुत ही गर्मी वाली मुलाकात होती है। विलोबी ने समझा है कि डीएनए एविडेंस नेशनल डेटाबेस में किसी से मैच नहीं हुआ और न ही कोई चश्मदीद गवाह मिला, जिसकी वजह से उनके हाथ बंधे हुए हैं। वो कहता है कि वो शहर के हर मर्द का जबरदस्ती टेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये उनके सिविल राइट्स के खिलाफ होगा, और शायद कातिल शहर का हो ही नहीं बल्कि कोई बाहर वाला हो। लेकिन मिलरेड अपनी बात पर अडिग रहती है। वो बड़ी सख्त लहजे में कहती है कि जितना वक्त विलोबी उससे बहस करने में जा रहा है, उतना वक्त वो कातिल को ढूंढने में लगा सकता था। उसके लिए ये सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि वो दूसरी लड़कियों को ऐसे दरिंदगी से बचाना चाहती थी। जब ये मुलाकात खत्म हुई तो दोनों के बीच एक अजीब सा तनाव था। विलोबी को अंदर ही अंदर इस बात का बहुत दुख था कि वो एक माँ को इंसाफ नहीं दिला पा रहा था। बिलबोर्ड ने पूरे शहर को 2 हिस्सों में बांट दिया था, जहां एक तरफ इंसाफ की मांग थी और दूसरी तरफ इखलाकियात का सवाल। अब कहानी में एक नया और खतरनाक मोड़ आता है जेसन डिक्सन की वजह से। डिक्सन एक ऐसा पुलिस ऑफिसर है जो अपनी बचकानी हरकतों, शराब की लत और गुस्सैल मिजाज के लिए बदनाम है। उस पर शहर में नस्ल परस्ती के भी इल्जाम हैं, लेकिन इन सब बुराइयों के बावजूद वो चीफ विलोबी को अपना उस्ताद और बाप जैसा मानता है। जब मिलरेड ने उन बिलबोर्ड्स की जरूरत विलोबी की बेइज्जती की तो डिक्सन का खून खौल उठा। वो बदला लेने के लिए रेड विलोबी, विज्ञापन वाला लड़का, के पास पहुंच जाता है और उसे डराने धमकाने की कोशिश करता है ताकि वो बोर्ड हटा दे। मगर रेड उसे साफ कह देता है कि मिलरेड के पास एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए वो कानूनी तौर पर उन बोर्ड को नहीं हटा सकता। डिक्सन वहां से नाकाम और गुस्से में लौटता है। दूसरी तरफ मिलरेड को अपने घर में भी विरोध का सामना करना पड़ता है। उसका बेटा रॉबी अपनी मां से बहुत नाराज है। उसका मानना है कि ये बिलबोर्ड उसकी बहन की मौत और उस दर्दनाक हादसे की याद बार बार दिला रहे हैं, जिससे पुराने जख्म फिर से हरे हो रहे हैं। रॉबी बस सुकून चाहती है और उस दुख से आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन मिलरेड की जिद ने उसकी जिंदगी मुश्किल कर दी है। मिलरेड अपने बेटे की तकलीफ समझती तो है, लेकिन वो इंसाफ की इस जंग में पीछे हटने को तैयार नहीं।
इस बीच एक और दिलचस्प मगर पुरतशद्दुद हिंसक वाकया पेश आता है। मिलरेड एक डेंटिस्ट के पास जाती है जो चीफ विलोबी का बड़ा हिमायती होता है। वो डेंटिस्ट मिलरेड से नशा करता है और चेकअप के दौरान उसे धमकने लगता है। लेकिन मिलरेड डरने वालों में से नहीं थी। जब उस डेंटिस्ट ने उसे दबाने की कोशिश की तो मिलरेड ने पलटकर हमला कर दिया। उसने डेंटिस्ट का अपना ही ड्रिल उठाया और उसकी उंगली में छेद कर दिया। इस हादसे ने साफ कर दिया कि मिलरेड अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। शहर में तनाव अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। डेंटिस्ट वाली घटना के बाद पुलिस मिलरेड को पकड़ ले जाती है। वहां एक बार फिर उसकी और चीफ विलोबी की गर्मी होती है। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे होते हैं कि अचानक एक खौफनाक मंजर पेश आता है। विलोबी को जोर की खांसी उठती है और उसके मुंह से खून निकलकर सीधा मिलरेड के चेहरे पर गिरता है। ये देखकर मिलरेड ठिठक जाती है। उसका गुस्सा पल भर में गायब हो जाता है और वो हमदर्दी में विलोबी को गले लगा लेती है। इस लम्हे ने दिखाया था कि भले ही उनके रास्ते अलग थे, मगर दुख और मौत के सामने दोनों ही बेबस थे। कहानी में एक फ्लैशबैक, पिछला मंजर, भी दिखाया जाता है, जो एंजेला की मौत से पहले का है। उस दिन मिलरेड और एंजेला के बीच बहुत बुरी लड़ाई हुई थी। गुस्से में उन्होंने एक दूसरे को काफी कड़वी बातें कही थी, जो अब मिलरेड के लिए कभी न खत्म होने वाला पछतावा बन चुका है। एंजेला की उस दर्दनाक मौत के बाद वही पछतावा और दुख मिलरेड को इस जंग के लिए उकताता है। वो उन 3 बिलबोर्ड को हर हाल में बरकरार रखना चाहती है, क्योंकि वही उसकी बेटी के लिए इंसाफ की आखिरी उम्मीद है। इसी दौरान ऑफिसर डिक्सन अपनी मां के उकसाने पर मिलरेड को परेशान करने का एक नया रास्ता निकलता है। वो मिलरेड की सहेली डेनिस को नाजायज तरीके से गिरफ्तार कर लेता है और मिलरेड को धमकी देता है कि अगर बिलबोर्ड नहीं हटाए गए तो नतीजा बुरा होगा। मिलरेड पर माली दबाव भी बढ़ रहा है, क्योंकि बिलबोर्ड का अगला किराया देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि अब बोर्ड हट जाएंगे, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। एक अनजान मददगार चुपके से $5000 जमा करा देता है, जिससे बोर्ड अगले 1 महीने के लिए और लग जाते हैं। दूसरी तरफ चीफ विलोबी अपनी बीमारी से थक चुका है। वो अपने परिवार के साथ एक आखिरी हसीन दिन गुजरता है, उनके साथ यादें बनाता है, क्योंकि वो जानता है कि कैंसर उसे धीरे धीरे खत्म कर रहा है। वो अपने पीछे सबके लिए कुछ ऐसा छोड़ने वाला था जो पूरे शहर की तकदीर बदल देगा। चीफ विलोबी अपनी बीमारी की तकलीफ से इतना टूट चुका था कि वो एक बड़ा फैसला करता है, अपनी जिंदगी खुद खत्म करने का। उसके मरने से पहले वो मिलरेड, अपनी बीवी और डिक्सन के नाम अलग अलग खत छोड़ दिया जाता है। उसके सुसाइड की खबर पूरे शहर में बिजली की तरह फैल जाती है और लोग सदमे में डूब जाते हैं। ऑफिसर डिक्सन तो बिल्कुल पागल हो जाता है। उसे लगता है कि मिलरेड के उन बिलबोर्ड ने ही विलोबी को मौत के मुंह में धकेला है। अपने गुस्से में वो रेड विलबी, बिलबोर्ड मालिक, के दफ्तर में घुसकर उसे बुरी तरह पीटता है और खिड़की से बाहर फेंक देता है। इस हरकत की वजह से डिक्सन को नौकरी से निकाल दिया जाता है और पूरा शहर उससे नफरत करने लगता है। इसी बीच मिलरेड अपनी गिफ्ट शॉप में होती है जब एक अनजान शख्स वहां आकर उसे डराता धमकाता है। तभी विलोबी की बीवी वहां पहुंचती है और मिलरेड को उसके पति का लिखा हुआ आखिरी खत देती है। उस खत में विलोबी ने इकरार किया था कि उसे दुख है कि मिलरेड को उसकी कोशिशों पर भरोसा नहीं था। सबसे खतरनाक अजीब बात यह थी कि वो अनजान मददगार विलोबी ही था। उसने ही उन बोर्ड्स का 1 महीने का किराया भरा था ताकि लोग मिलरेड को बुरा भला न कहें। लेकिन उसी रात मिलरेड की दुनिया एक बार फिर उलट पुलट हो जाती है। जब वो घर लौटती है तो देखती है कि उसके 3 बिलबोर्ड आग की लपटों में घिरे हुए हैं। उसका अपनी बेटी के लिए खड़ा किया गया आखिरी सहारा रख रहा था। मिलरेड पागलपन की हद तक उन्हें बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन सब खत्म हो जाता है। उसे पूरा यकीन था कि ये आग पुलिस ने लगाई है। बदला लेने की आग में जलती हुई मिलरेड पेट्रोल से भरी बोतलें, मोलोटोव कॉकटेल लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां आग लगा देती है। उसे लगता था कि स्टेशन खाली है, लेकिन अंदर डिक्सन अभी भी बैठा था। वो हेडफोन लगाए विलोबी का खत पढ़ रहा था, जिसमें विलोबी ने लिखा था कि डिक्सन के अंदर एक अच्छा इंसान छुपा है और उसे शांति पाने के लिए नफरत नहीं, मोहब्बत की जरूरत है। जब तक डिक्सन को आग का एहसास होता, पूरी बिल्डिंग स्कूलों में घिर चुकी थी। पुलिस स्टेशन में हुई आगजनी एक धमाके में बदल जाती है। डिक्सन, जो अंदर स्कूलों में घिरा हुआ था, एक हेयर एंजेस काम करता है। वो अपनी जान की परवाह किए बिना एंजेला हेस की केस फाइल झपट लेता है और आग से लड़ते हुए खिड़की तोड़कर बाहर गिरता है। जेम्स, जो मिलरेड को पसंद करता है, वहां मरीज होता है और तुरंत डिक्सन के जिस्म पर लगी आग को बुझाता है। डिक्सन बुरी तरह जल चुका होता है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। वहां किस्मत का खेल देखिए, उसे उसी कमरे में रखा जाता है जहां रेड विलबी, जिसे डिक्सन ने खिड़की से फेंका था, पहले से जाया इलाज था।
जब डिक्सन को होश आता है तो उसके अंदर का गुस्सा पछतावे में बदल चुका होता है। वो रेड को बताता है कि वही उसकी इस हालत का जिम्मेदार है। डिक्सन की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। ये दर्द के नहीं बल्कि शर्मिंदाई के आंसू थे। रेड, जिसका चेहरा पत्तियों से ढका हुआ था, डिक्सन को पहचान नहीं पाता, लेकिन वो उसके रोने पर बहुत नरमी दिखाता है। वो डिक्सन को ऑरेंज जूस पीने को देता है और कहता है कि रोने की जरूरत नहीं, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। रेड का ये रवैया दिखाता है कि उसके दिल में डिक्सन के लिए कोई नफरत नहीं थी। दूसरी तरफ जेरोम, बिलबोर्ड कंपनी वाला, मिलरेड से मिलता है और उसे बताता है कि वो उन जले हुए बिलबोर्ड को मुफ्त में नया जैसा बना देंगे। मिलरेड और उसके दोस्त मिलकर फिर से उन बोर्ड को खड़ा करते हैं, जो शहर में एक नई उम्मीद का निशान बन जाते हैं। इसी बीच मिलरेड की सहेली डेनिस को भी जेल से रिहा कर दिया जाता है। डिक्सन अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद एक बार शराब खाने में जाता है। वहां वो दो अजनबी मर्दों को बातें करते सुनता है। उनमें से एक शाखा बहुत ही बेहुदा तरीके से एक पुराने जुर्म का जिक्र कर रहा होता है। वो बड़े फख्र से बता रहा होता है कि उसने एक लड़की का बलात्कार किया है। डिक्सन के कान खड़े हो जाते हैं। उसे यकीन हो जाता है कि यह वही दरिंदा है जिसकी मिलरेड को तलाश है। अब डिक्सन के पास एक मकसद था, इंसाफ दिलाना। डिक्सन, जो अब बदल चुका था, उस अजनबी शख्स का पीछा करता है जिसे उसने बार में सुना था। वो उस मर्द को मिलरेड की गिफ्ट शॉप में ही ढूंढ निकालता है। डिक्सन ने देखा कि उसकी गाड़ी पर इडाहो की लाइसेंस प्लेट है। वो उसके पास जाकर बैठती है और एक मैजिक ट्रिक दिखाने के बहाने उस अजनबी के चेहरे पर गहरी खरोंच जख्म मार देता है। उसका मकसद तकलीफ देना नहीं, बल्कि डीएनए सैंपल लेना था। वो दोस्त डिक्सन पर बुरी तरह पलटकर हमला करता है और उसे पीटता है, लेकिन डिक्सन खुश था क्योंकि उसने वो सैंपल हासिल कर लिया था जो एंजेला के कातिल तक पहुंचा सकता था। इसी बीच मिलरेड अपने दोस्त जेम्स के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रही होती है। जेम्स ने पुलिस स्टेशन वाली आग के वक्त मिलरेड के साथ दिया था। वहां मिलरेड का पुराना पति चार्ली अपनी नई और बहुत ही जवान गर्लफ्रेंड पेनेलोप के साथ आता है। चार्ली, थोड़ा नशे में और पछतावे से भरा हुआ, एक ऐसा सच बताता है जो मिलरेड के होश उड़ा देता है। चार्ली मानता है कि बिलबोर्ड को आग उसने लगाई थी, न कि पुलिस ने। मिलरेड ये सुनकर सुन्न शौक रह जाती है, क्योंकि इसी गलतफहमी में उसने पूरा पुलिस स्टेशन जला दिया था। लेकिन मिलरेड अब बदला लेने के बजाय खामोश रहती है। वो चार्ली के पास जाती है, बड़े शकून से एक शैंपेन की बोतल उसके टेबल पर रखती है और कहती है कि वो पेनेलोप का ख्याल रखे। उसे पेनेलोप में अपनी ही मर चुकी बेटी एंजेला की झलक दिखती है। अगली सुबह डिक्सन सीधा मिलरेड के घर पहुंचता है। वो उसे बताता है कि उसने उस शख्स का डीएनए ले लिया है जो बार में रेप के बारे में बातें कर रहा था, और अब टेस्ट के लिए भेज दिया है। वो मिलरेड को हौसला देता है और कहता है कि अब उम्मीद मत छोड़ना। जहां कभी दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन थे, आज वही दोनों अपनी बेटी और शहर के इंसाफ के लिए एक साथ खड़े थे। ये उनके रिश्ते का एक नया और मजबूत मोड़ था। डिक्सन और मिलरेड, जो कभी एक दूसरे के दुश्मन थे, अब इंसाफ की तलाश में एक हो चुके थे। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर उनका इम्तिहान लिया। जब डीएनए रिपोर्ट आए तो नए पुलिस चीफ एबरक्रॉम्बी ने डिक्सन को बताया कि वो डीएनए उस सस्पेक्ट से मैच नहीं हुआ। वो शख्स उस वक्त मुल्क से बाहर ओवरसीज ड्यूटी पर था जब एंजेला का कत्ल हुआ था। ये सुनकर मिलरेड और डिक्सन दोनों टूट गए। इंसाफ की जो नई उम्मीद जागी थी वो पल भर में बिखर गई। लेकिन डिक्सन ने एक और बात बताई। भले ही उसने एंजेला का रेप न किया हो, पर उसने किसी न किसी का रेप तो किया था, जैसा कि उसने खुद फखर से बार में कहा था। मिलरेड का गुस्सा अब उस शाखाओं के लिए नाराजगी में बदल गया। अगली सुबह मिलरेड और डिक्सन ने एक बड़ा फैसला किया। वो दोनों इडाहो के लिए निकल पड़े ताकि उस दरिंदे का सामना कर सके, चाहे उसने एंजेला का कत्ल न भी किया हो। सफर के दौरान माहौल बहुत संजीदा था। मिलरेड ने अपना दिल हल्का करते हुए डिक्सन से इकरार किया कि पुलिस स्टेशन में आग उसने लगाई थी। डिक्सन ने बड़े दुख से जवाब दिया कि उसे पहले से ही शक था। दोनों के दिल में बदले की आग थी, लेकिन दोनों ही इस बात से थोड़े परेशान थे कि क्या वो वाकई उस शख्स को मार देंगे। गाड़ी चलती रही और उन्होंने तय किया कि वो रास्ते में ही फैसला करेंगे कि उन्हें आगे क्या करना है। ये दो टूटे हुए लोग, जो अपने अपने दुख और पछतावे का बोझ उठाए हुए थे, अब एक अनजान मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। कहानी का अंजाम खुला रह गया। यह नहीं पता चला कि उन्होंने उस ब्रांच को मारा या नहीं, लेकिन एक बात साफ थी, उन्हें इस मुश्किल सफर में एक दूसरे का साथ मिल गया था। मिलरेड की तन्हाई अब खत्म हो चुकी थी और डिक्सन को अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया था। ये कहानी दिखाती है कि इंसाफ कभी कभी वैसा नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं, लेकिन पछतावा और माफी इंसान को नए रास्ते दिखा देते हैं।